तो इस वीडियो में अब हम आगे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हुए हमने पिछली वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था, उससे पिछली वीडियो में फाइनेंशियल डिसीजन देखा था, और अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम बढ़ रहे हैं। तो देखो, एक सेकेंड, बात हमने जो करी थी अभी तक वो ये था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो था हमारा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये क्लियर कर लिया था कि आपकी जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज होते हैं, हमने जो पिछले वीडियो में रिवाइज किया था वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा था कि कैश इनफ्लोज, जिसको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज, और इनिशियल आउटले देखा था हमने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और या आउटले, ये क्या होता है? ये होता है आपका आउटफ्लो, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो दो तरीके के इनफ्लो देखे थे और एक तरीके का आउटफ्लो देखा था हमने कल, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले टेक्निक्स। देखो अब होता क्या है, हम कैपिटल इसमें जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें हम क्या करते हैं, हम कैपिटल बजटिंग करते हैं पहले, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो है, जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इसमें दो तरीके के वो लेते हैं। एक लेते हैं हम लॉन्ग टर्म डिसीजन और एक लेते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और ये दो तरीके के ही होते हैं हमारे पास। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो फाइनेंस है आपके पास, इस फाइनेंस को आपको क्या करना है, फ्लो करना है, कहीं लगाना है, ठीक है ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब या तो आप इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म असेट्स में लगा दो, जैसे मशीनरी वगैरह लेने में, ठीक है। और अब वही नहीं है, अब आपने मशीनरी खरीद ली, उसमें अब माल भी तो डालोगे, लेबर भी तो लगाओगे, ओवरहेड्स भी तो लगाओगे, तो आपको कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में भी चाहिए होता है। तो दोनों तरह आपको बैलेंस करना पड़ता है। अब हम पहले ये देख रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हमने ये जान लिया कि हमारे इनफ्लोज कैसे निकलते हैं और आउटफ्लो कैसे निकलते हैं, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट ए गिवन है और प्रोजेक्ट बी गिवन है, इन दोनों में से वाइबल कौन सा होगा। मतलब वाइबल मतलब जिसमें कॉस्ट सबसे कम हो और उसका जो रिटर्न हो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। एक किस में होगा? जिसकी कॉस्ट कम होगी और जिससे वो हमें ज़्यादा बेस्ट रिटर्न मिलेगा, वो हम चूज़ करेंगे। तो ये कुछ इन्फ्लोज हमें यही तो बताते हैं कि हमारा रिटर्न क्या है, और आउटफ्लो हमें ये बताते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है, और यही हम दोनों चीज़ें, ये परफॉर्मेंस हमें जाननी है, ठीक है ना। तो पहले हमने ये सीख लिया। अब हम इसमें टेक्निक्स देखेंगे कि हम कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। अभी आपने ये सीखा कि आपके पास पैसा आया कितना वो कैसे कैलकुलेट करें, और गया कितना वो कैसे कैलकुलेट करें। अब ये आए और गए के बेसिस पे हमें एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है कि ये प्रोजेक्ट जो हमने चूज़ किया है, इसके कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो वाइबल है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। एक सेकंड में एक बार चेक करता हूँ। हाँ ठीक है। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या है? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स।
देखो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमने इनफ्लोज और आउटफ्लो निकाले इसके थ्रू हम अब एसर्टेन करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बजटिंग टेक्निक है, इसमें हम 2-3 इसमें कंप्लीट करेंगे, हो सके तो सारी ही कर लेंगे, बट नहीं हुई तो कुछ ना कुछ 2 वीडियो में हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम नया शुरू करेंगे। पहला होता है इसमें पे बैक मेथड। पे बैक मेथड या पे बैक पीरियड भी बोलते हैं इसको। देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो कि आपके पास इनिशियल आउटले आपने किया 50,000 रुपये का, हाँ। तो कंटिन्यू करते हैं अब आगे हमारा। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा पे बैक मेथड क्या होता है। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनिशियल आउटले, ठीक है। आपके पास एक प्रोजेक्ट ए गिवन है, प्रोजेक्ट बी गिवन है, प्रोजेक्ट सी गिवन है, प्रोजेक्ट डी गिवन है, ठीक है ना। अब ध्यान दो और सब में 50,000 रुपये लग रहे हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि इन चारों में से सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट ए, बी, सी या डी। तो देखो अब 50,000 तो सेम है सब में, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सब बेस्ट है। कॉस्ट तो हम देख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम रिटर्न से वो करेंगे एनालाइज। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अब सपोज करो 5 इयर्स का बिजनेस है, तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ईयर 0 में तो 50,000 रुपये का आउटले हो गया है। अब अगले साल से हमें रिटर्न मिलेंगे, तो मान लो ईयर 1 में हमें रिटर्न मिले, ए में मिले 10,000 रुपये, फिर हमें मिले 12,000 रुपये, फिर हमें मिले 8,000 रुपये, ठीक है। फिर हमें मिले 15,000 रुपये, फिर हमें मिले 18,000 रुपये, मान सकते हैं कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 45, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें मिले 15,000 रुपये, फिर हमें मिले 15,000 रुपये, फिर हमें मिले 18,000 रुपये, फिर हमें मिले वापस 15,000 रुपये और लास्ट में मिले 20,000 रुपये, ठीक है ना। ये हर साल का मैं बता रहा हूँ। अगर हम प्रोजेक्ट बी या ये मशीनरी भी मान सकते हो आप, कोई मशीनरी बी यूज़ करते तो हमें ऐसे फ्लोज मिलेंगे, ए यूज़ करते तो ऐसे फ्लो मिलेंगे, है ना। तो प्रोजेक्ट सी हमने लगाया तो पहले मिले 20,000 रुपये, वेरी गुड। फिर हमें मिले 5,000 रुपये, बिज़नेस कम हो गया, कोविड आ गया मान लो। फिर 15,000 या एफिशिएंसी कम हो गई, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोविड से क्या मतलब है वैसे। ये एफिशिएंसी कम हो गई मान लो मशीन की थोड़ा सा काम करने से पहले। फिर 10,000 रुपये, या इसको 20,000 रुपये कर लो और इसको 15,000 रुपये, ठीक है। इसको 10,000, 18,000, फिर 21,000, फिर 25,000 और फिर 30,000। अब देखो ये मैंने क्या किया, ये आपके सारे आ गए प्रोडक्ट्स की कॉस्ट। अब ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसका हर एक उसका आपको निकालना है क्या, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैंने प्रोजेक्ट ए में, और मैं 2 का ही निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो 10,000 लिया, 12,000 लिया, 8,000 लिया, ठीक है। एक सेकेंड। उसके बाद 15,000 और 18,000। अब देखो इसका मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इनफ्लोज। पहला 10,000, अब इस 10,000 में मुझे ये प्लस करना पड़ेगा, 10, 12, 22,000, फिर 8, 30,000, फिर 15 प्लस करो 45, ठीक है। फिर 45 प्लस 18 हो गया 55, 63,000 शायद, एक मिनट देखना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, हाँ ठीक है, 8, 9, 10, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आगे हमें करना है कि अब आपने जैसे सबसे पहले जिसका भी अगर आपको ये वाला वो दे रखा है फॉर्मूला, ये मेथड यूज़ करने के लिए दे रखा है, तो सबसे पहले आपको उसे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालना है।
अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, आपकी इनिशियल आउटले 50,000 रुपये की है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये बोलना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो ये जल्द से जल्द आपको कितने टाइम तक मिल जाएगी, मतलब पे बैक आपको कब तक हो जाएगा। तो देखो 10,000 अभी नहीं हुआ, ठीक है ना, फिर 22,000 मिले, फिर 30,000 मिले, 45,000 मिल गए। अब यहाँ से यहाँ के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में देखो, हमें कितने चाहिए, 50,000, हमारे पास 45,000 आ चुके हैं, मतलब 5,000 और चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है ना, ईयर 4 तक हमारे पास आ चुके हैं। एक सेकेंड, ईयर 4 तक, 4 ईयर्स तक हमारे पास 45,000 आ चुके हैं। हमें और चाहिए कितने, 5,000 चाहिए। अच्छा, डिफरेंस है कितना अब अगले क्यूमुलेटिव में, 18,000 का डिफरेंस है। अब देखो हमें चाहिए कितने, 5,000, डिफरेंस है कितने का, 18,000 डिवाइड बाय 18,000, सिंपल, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5,000 डिवाइड बाय 18,000, ये आ गया आपका 4.27 ईयर्स। तो इसका 2.7 आया था, इसको करके सॉल्व करिए, 2.7 आया, 0.27 आया था। अब 0.27 को अगर आपको मंथ से बदलना है तो इंटू 12 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 4 ईयर्स, ये 4 है, 4 ईयर्स एंड 3.33 मंथ्स। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। अब मैं सिर्फ एक और का निकाल के दिखा रहा हूँ। सपोज करो पे बैक पीरियड ऑफ बी निकाल देता हूँ। सपोज करो ये अभी हमारे पास है ही नहीं, सी और डी है ही नहीं, हमें ए दिया और बी दिया है, उनके इन्फ्लोज दिया और हमें ये बोला है कि बताओ कि इनमें से हमें सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का हमें आ गया 4 ईयर, हमारा जो पैसा वापस आएगा 4 ईयर 3.3 मंथ्स में आ जाएगा। हम प्रोजेक्ट बी का CCF निकालेंगे, CCIF क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, और प्रोजेक्ट बी 15,000, फिर 15,000 30,000, फिर 30 और ये 18 मतलब 48,000, फिर 15,000 प्लस करेंगे तो 58 और 63, हाँ कहाँ था, 48 में प्लस 15 63 73 83 प्लस 2,000, ठीक है, 48 58 तो ठीक है। तो ये आपके सारे CCIFs आ गए, ठीक है। अब देखो हमें क्या कॉस्ट क्या है, 50,000, 15,000 30,000 48,000। यहाँ तक देखो, यहाँ पे हमारे पास 48,000 आ गए हैं, मतलब 3 ईयर्स चाहिए कितने, 48,000 आ गए हैं, 50,000 चाहिए, 2,000 और चाहिए। डिफरेंस कितना है, 48 माइनस 63, मतलब ये आपका डिफरेंस आ गया आपका 2 5 15 ही है ना, हाँ 15 ही आएगा एक बार, 48,000 माइनस 63,000, 15,000 मतलब 3 ईयर्स हमारे पास आ गए, 2,000 डिवाइड बाई 15,000, तो ये आ गया 0.133। तो 0.133 को आप मल्टीप्लाई 12 से करो तो आपके पास 1.6 आ जाएगा, एंड 1.6 मंथ्स, या इसको आप ऐसे लिखते हो 3.133 ईयर्स, ये भी कोई गलत नहीं है। अब दोनों को कंपेयर करो, इसमें आ रहा था 4 प्रोजेक्ट, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ पे एनालाइज करवाता हूँ। प्रोजेक्ट ए में, ये प्रोजेक्ट ए की है, ये प्रोजेक्ट बी की है। प्रोजेक्ट ए में 4 ईयर 4.27 ईयर्स में आ रहे हैं, और इसमें प्रोजेक्ट बी में पैसा हमारा वापस इतने टाइम में आ रहा है। तो कौन सा बढ़िया, प्रोजेक्ट बी बढ़िया, तो हम प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ये पे बैक मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आ गया समझ। अब नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, मैं ज़रा एक और ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो
अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो नेक्स्ट है आपका सेकंड मेथड देख रहे हैं। पे बैक मेथड हमने कर लिया। सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको नेट प्रॉफिट डिमांड करता है। मैं आपको थोड़ा सा और एक क्लियर कर देता हूँ। जो हम इनफ्लोज निकालते हैं ना, जो हमने इनफ्लोज निकाले थे किसमें, पे बैक मेथड में, वो इनफ्लोज कभी कभी क्वेश्चन में तो आपको दे दिया होगा, तब तो आप डायरेक्टली क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकाल सकते हो, बट कभी कभी आपको ये निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकलेंगे हमने पिछली बार भी देखा है। आपके पास सेल्स गिवन होती है, जो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसमें हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। फिर हम इसमें माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाता है, और हमारे पास आता है एबिटा। फिर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो गिवन होता है, या अमोर्टाइजेशन, ऐसे डेप्रिसिएशन ही मोस्टली गिवन होता है, बट हु नोज। माइनस करेंगे तो आएगा EBIT। अब देखो यहाँ पे हमें माइनस करना है टैक्स। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया, हम पहले ही बात कर चुके, ये ऑपरेशंस की बात है, और इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। ये हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमें ये पता है कि सारे कैश एक्सपेंस, हम कैश इनफ्लो देख रहे हैं, ये नॉन कैश अमाउंट कहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो इसको हम वापस से प्लस कर देंगे डेप को, जो हमारे पास आएगा ये हमारी होगी रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अब बात ध्यान रखो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन पेबैक मेथड में, पेबैक मेथड में हर एक, जो अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, हम आगे IRR पढ़ेंगे, आगे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे के सारे ये डिमांड करते हैं, सबको ये वाला इनफ्लो चाहिए। अगर मैं पेबैक मेथड की बात करूँ, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ, मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करूँ, मैं IRR की बात करूँ, ठीक है ना, चारों के चारों टेक्निक्स कैपिटल बजटिंग की ये लास्ट वाली अमाउंट मांगती है। बट ये जो ARR है यही एक ऐसा इकलौता खास है जो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट मांगता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम एवरेज इन्वेस्टमेंट, सॉरी एवरेज कैश इनफ्लोज, ये कैश इनफ्लो कौन सा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, आपको 10 साल या 15 साल या 5 साल के कैश इनफ्लोज ये होंगे, तो आप क्या करोगे, आप कैश टोटल कैश इनफ्लोज जितने भी ईयर के होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, लिख देता हूँ, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट जो कि आपका इनिशियल आउटले होता है, उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कर देना अगर कोई होगी तो, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल कुछ प्लस कर देना, जैसे हम निकालते जो हमने पहले पिछली वीडियो में सीखा था, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये कर लोगे आपका ARR आ जाएगा, ठीक है ना। बट इसमें बात याद रखना कि ये यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली, तो फॉर्मूला है वो तो आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। बात आपको ये नोट करनी है कि यहाँ पे ये यूज़ होगा ना कि ये, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया।
अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं आपका थर्ड टेक्निक, जो कि है एनपीवी। अच्छा, एनपीवी में सिर्फ कैलकुलेटर का आपको यूज़ होगा बढ़िया करके, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निक्स है, बहुत इजी है। देखो एनपीवी में क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें जो कैश इनफ्लोज है वो तो यूज़ वही होंगे जो लास्ट में रिमेनिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करके आए, बट अगर हमें ये टेक्निक यूज़ करनी है तो हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू जाननी पड़ेगी, ना कि उसकी इनफ्लोज जो हम पहले से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। सपोज़ यहाँ पे आपको इनफ्लोज दे देंगे, कुछ नहीं देंगे आपको निकालना, मैंने ऊपर सिखा दिया, ठीक है, ये सिखा दिया मैंने आपको, सिखा ये वाला, ये रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनफ्लोज आपको गिवन होंगे, ठीक है ना। सपोज करो 10,000 पहले ईयर में, फिर 20,000 आए, फिर 30,000 आए, फिर 40,000 आए, फिर 50,000 आ गए, ठीक है। फिर आउटफ्लोज आपको एक गिवन होगा, ठीक है ना। सपोज करो 50,000 का आउटफ्लो है, ये आपका इनिशियल हो गया। अब आपको क्या करना है, ये इनफ्लोज क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। आपको एक प्रेजेंट वैल्यू दे देंगे, सपोज करो 10%, ठीक है ना। अभी 5 साल है, मतलब 5 ईयर्स, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% और 5 ईयर्स का निकालना है, ठीक है ना। अब ये आपके पास एन्यूटी टेबल भी होता है, बट हम एन्यूटी टेबल अगर पेपर में ना गिवन हो तो हम तो फंस जाएंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, इनफ्लोज मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ टेबल, ठीक है ना। अब हमें देखो टेबल, अब हमें पता है 10% है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको ये समझना है, देखो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ये आपका क्वार्ट जो आपका कैलकुलेटर होता है ना सिटीजन वाला, वही है सेम। देखो अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ करके। देखो यहाँ पे आपको 10% गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन में हो सकता है, 10% है। जो भी आपको परसेंटेज गिवन है ना, जो भी आपको परसेंटेज गिवन है, सपोज 10% है, तो उसका पहले आप सिंपल फॉर्मेट में ले आओ 0.10। ये 0.10 कैसे आया, 10% था तो 10 डिवाइड बाई 100, 5% होगा तो 5 डिवाइड बाई 100, 10% है तो ये क्या हो गया 0.10, ठीक है। अब देखो जो भी आपका ये निकला ना, इसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है ना। 0.05 निकलता तो 1 प्लस 0.05 कर देते, पर अब यहाँ पर हमारा क्या निकला है, 10 निकला है, तो 1.1 तो आपका आ गया 1.1। अब देखो ये आपका आ गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना, ये डिवाइड का साइन दबाना है और आपको इक्वल्स टू का साइन दबाना है। ये 1 की आ गई, 0 पे एक बार दबाओगे तो ये आ जाएगा 0.909, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर अब आपको इक्वल्स टू दबाना है, दूसरा दबाओगे 0.8264, 0.8264। अच्छा 4 ले लेना, 9090, 4 आपको 4 तक लेना है। फिर इक्वल्स टू दबाओगे 0.7513, फिर इक्वल टू दबाओगे 0.6830, फिर इक्वल्स टू 0.6209। अब ये 09 है ना, इसको 621 कर लेना है इसको, ठीक है ना। जीरो पॉइंट 6210, ठीक है। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी हर 5 साल की। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा मैं अब कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, अब से मल्टीप्लाई वाला काम है। तो 10,000 इंटू 0.9090, तो ये आ गया आपका 9090, 0.8264 मल्टीप्लाई बाय 20,000,
ये आ गया आपका 16,528, फिर 0.7513 मल्टीप्लाई बाय 30,000 22,539, फिर आपका 40,000। अच्छा मैंने बहुत छोटी अमाउंट ले लिया है, इसको आप 1 लाख या 2,50,000 कर लो यार, तो ठीक आंसर 1,50,000 ही कर लो। मैंने बहुत छोटी अमाउंट ले ली थी क्योंकि रैंडम है, क्वेश्चन में जो दिया होगा वही मानना है। तो इसको 1,50,000 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, फिर 40,000 इंटू 0.6830, 27,320, और 50,000 इंटू 0.6210, तो ये आ गया आपका 31,050। अब इसको प्लस कर लो सबको, 31,050, 27,320 प्लस 22,539 प्लस 16,528 प्लस 9,090, तो आपका आंसर आ गया 1,06,527। अब आपको एनपीवी निकालना है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल आउटले, जिसको हम आउटफ्लो ही बोलते हैं, इनिशियल आउटले या आउटफ्लो। अब यहाँ पे देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1,06,527 माइनस इनिशियल आउटले 1,50,000, तो ये आएगा आपका माइनस का 1,50,000, तो ये आएगा आपका -43,473। अब हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, वो देखो अगर आपकी एनपीवी मोर देन 1 है या मोर देन 0, मान लो मोर देन 0 है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, अगर आपकी एनपीवी लेस देन 0 है तो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है मतलब लेस देन, यहाँ पे क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो ये प्रोजेक्ट क्या होगा, रिजेक्टेड। बस हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। वही ये कॉस्ट अगर मान लो ये कॉस्ट 1,50,000 की जगह 1,00,000 होती, ठीक है, तो फिर हमारा क्या आता है, ये आपका पॉजिटिव में आता। समझ गए? तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे 2 और बचे हैं, एक हमारा बचा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एक हमारा बचा है IRR, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।